सोचिए कि दो लोग हैं, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है और एक ही इंडस्ट्री में काम भी करते हैं। मतलब उनका बैकग्राउंड एकदम एक जैसा है। बिल्कुल, और मेहनत में भी कोई कमी नहीं है दोनों की। लेकिन 10 साल बाद हम देखते हैं कि एक इंसान तो स्ट्रगल कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में उसके पसीने छूट रहे हैं, और दूसरा शायद बहुत आगे निकल गया है ना? हाँ, दूसरा इंसान मल्टी मिलियनर बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो एक को पता है और दूसरे को नहीं? देखिए, किस्मत का तो इसमें बहुत ही छोटा सा रोल होता है। असल में ये सारा खेल एक अदृश्य ब्लूप्रिंट का है, एक ऐसा नक्शा जो किसी इंसान के दिमाग में छपा होता है। और एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? हाँ बिल्कुल, वो ही तय करता है कि वो इंसान अपनी जिंदगी में कितनी दौलत बनाएगा। इसे हम पैसे का इनर गेम या अंदरूनी खेल भी कह सकते हैं। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी इनर गेम को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास टी हर्व एकर की बहुत ही मशहूर किताब है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। हम उसके नोट्स और समरी पर बात करेंगे। ये बहुत ही शानदार किताब है। तो आज का हमारा मिशन बड़ा ही साफ है। हम उन 17 वेल्थ फाइल्स या कह लें कि दौलत के नियमों की तह तक जाएंगे जो एक आम इंसान के सोचने के तरीके को एक मल्टी मिलियनेयर की मानसिकता में बदल देते हैं। क्योंकि लेखक की अपनी कहानी ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। ऑथर का खुद का अनुभव बहुत दिलचस्प रहा है। हाँ, वो स्टोरी तो कमाल की है। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो दिन रात एक कर रहे थे, 12-12 घंटे काम करते थे, फिर भी उनका बैंक अकाउंट एकदम खाली रहता था। अरे बाप रे। हाँ, उनके साथ के लोग बिजनेस में बहुत आगे निकल रहे थे और वो वहीं के वहीं अटके हुए थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को समझा और नतीजा देखिए, सिर्फ 2.5 साल के अंदर। सिर्फ 2.5 साल? हाँ, सिर्फ 2.5 साल के अंदर उन्होंने फिटनेस स्टोर्स की एक पूरी चेन खड़ी कर दी, 10 स्टोर्स खोल लिए और वो सिर्फ मिलियनेयर ही नहीं बल्कि मल्टी मिलियनेयर बन गए। ये तो सच में माइंडसेट की ताकत है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। नोट्स में जो सबसे पहली बात सामने आती है वो है जिम्मेदारी बनाम विक्टिमहुड, यानी पीड़ित बनने का नाटक करना। ये बहुत आम बात है। अमीर मानसिकता वाले मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे हैं, लेकिन जो लोग आर्थिक तंगी में रहते हैं वो अक्सर हालात को दोष देते हैं। इसे ऐसे देखते हैं, दोष देना असल में एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है। मतलब जब कोई इंसान अर्थव्यवस्था को, सरकार को या फिर अपने माता पिता को अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहराता है, या अपने बॉस को, हाँ, या अपने बॉस को, तो वो उस पल के लिए खुद को बस तसल्ली दे रहा होता है। लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। दोष देकर वो इंसान अपनी जिंदगी बदलने की ताकत पूरी तरह से दूसरों के हाथ में सौंप देता है। सही बात है। और फिर एक बहुत ही आम सी बात सुनने को मिलती है कि पैसा उतना भी जरूरी नहीं है। मतलब ये वाला डायलॉग तो हर जगह सुनने को मिलता है। बिल्कुल, लोग अक्सर ऐसा कहकर खुद को दिलासा देते हैं। और नोट्स में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। अगर कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर या अपने सबसे अच्छे दोस्त से हर दिन ये कहे कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो, तो क्या वो पार्टनर उसके साथ टिकेगा? कभी नहीं। वो इंसान तुरंत वहां से चला जाएगा। जाहिर सी बात है। पैसे के साथ भी ठीक यही मनोविज्ञान काम करता है। जो पैसे को महत्व नहीं देता, पैसा उसके पास कभी नहीं रुकता। ये तुलना एकदम सटीक है। पैसे को लेकर जो हमारा नजरिया है वही हमारा दायरा तय करता है। अगर हम इसे खेल की तरह देखें तो दौलतमंद लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। जीतने के लिए खेलते हैं मतलब? यानी बहुत सारा पैसा और भरपूर समृद्धि हासिल करने के लिए खेलते हैं। लेकिन एक आम मानसिकता वाला इंसान ये खेल सिर्फ इसलिए खेलता है ताकि वो हारे नहीं, बस किसी तरह से उसका गुजारा हो जाए और वो कंफर्टेबल रहे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या कंफर्टेबल या आरामदायक जिंदगी की चाह रखना कोई गलत बात है? नहीं, गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि नोट्स में लिखा है कि सिर्फ आरामदायक होने का लक्ष्य रखना एक गरीब मानसिकता है। पर अगर कोई इंसान रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड के दाईं तरफ देखता है जहाँ कीमतें लिखी होती हैं और अपनी जेब के हिसाब से खाना ऑर्डर करता है, हाँ, समझ रही हूँ आपका पॉइंट, तो क्या वो सिर्फ आर्थिक रूप से समझदार नहीं है? उसे गरीब मानसिकता क्यों कहा जा रहा है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखें, आर्थिक समझदारी और कमी की मानसिकता यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, मेन्यू कार्ड की दाईं तरफ देखना समझदारी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि वो इंसान अपनी चाहतों को अपनी मौजूदा हैसियत के हिसाब से दबा रहा है। वो अपनी लिमिटेशन को स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल।
जब लक्ष्य सिर्फ बिल चुकाने या किसी तरह महीने के अंत तक कंफर्टेबल रहने का होता है तो इंसान का दिमाग उसी स्तर पर काम करना बंद कर देता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम भी कह सकते हैं। जो कि कोई जादू नहीं है ना? एकदम सही। वो कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारा फोकस है। अगर दिमाग को ये सिग्नल मिलेगा कि सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है ताकि सारे बिल भर जाएं, तो वो दिमाग 5 लाख रुपए कमाने के मौके देखना ही बंद कर देगा। मैं समझ गया। यानी अगर निशाना ही घर की छत का होगा तो तीर कभी आसमान तक तो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात हमें अगली वेल्थ फाइल की तरफ ले जाती है, बड़ा सोचना। जब ऑथर ने अपना फिटनेस स्टोर शुरू किया तो उनका लक्ष्य 100 सफल स्टोर्स खोलने का था। 100 स्टोर्स, ये तो काफी बड़ा विजन है। हाँ, ताकि वो लाखों लोगों पर प्रभाव डाल सकें। वहीं उनके कॉम्पिटिटर ने सिर्फ एक सफल स्टोर खोलने का सपना देखा। एंड रिजल्ट ये रहा कि कॉम्पिटिटर को एक ठीक ठाक आमदनी मिली, लेकिन ऑथर ने बेहिसाब दौलत बनाई। और बड़ा सोचने के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी होती है, लगातार सीखते रहना। किताब की 15वीं वेल्थ फाइल इसी बारे में बात करते हैं। वो सीखने वाली बात, हाँ। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार होते हैं अंग्रेजी के 3 शब्द, आई नो दैट, यानी मुझे ये पता है। ऑथर ने इन तीनों शब्दों को सबसे खतरनाक बताया है, क्योंकि अगर सच में सब पता है तो इंसान को तो अब तक अमीर हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, अगर आपको सब पता है तो आपके पास वो रिजल्ट्स होने चाहिए। अगर जिंदगी में मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ ऐसा है जो अभी सीखना बाकी है। और जब इंसान सीखना शुरू करता है, बड़ा सोचना शुरू करता है, तो जाहिर है कि रास्ते में रुकावटें भी बड़ी ही आएंगी। यहीं से माइंडसेट का एक नया टेस्ट शुरू होता है। हाँ, नोट्स में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि अमीर मानसिकता वाले लोग अवसरों पर यानी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग हर काम में सिर्फ बाधाएं या ऑब्स्टिकल्स ढूंढते हैं। मजे की बात यह है कि अमीर लोग खुद को अपनी समस्याओं से बड़ा बना लेते हैं। ये बहुत गहरी बात है। जो लोग समस्याओं से भागते हैं वे असल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहे होते हैं, यानी उम्र भर की कंगाली। सही कहा। इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है। कोई भी रिस्क या समस्या दिमाग को एक खतरे की तरह लगती है, इसलिए एक आम इंसान समस्याओं से बचने की कोशिश करता है। तो अमीर बनने का मतलब समस्याओं से बचना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लेना है कि बड़े से बड़ा चैलेंज भी एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगने लगे। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए की समस्या को हैंडल नहीं कर सकता तो यूनिवर्स उसे 10 करोड़ का बिजनेस कभी नहीं देगा। लेकिन डर लगना तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, हम सब इंसान हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मल्टी मिलियनियर्स हैं वे बिल्कुल लीडर होते हैं? उनके अंदर क्या कोई डर या शंका नहीं होती? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफल और अमीर लोग भी डरते हैं। अच्छा, उन्हें भी डर लगता है? बिल्कुल, उन्हें भी एंजाइटी होती है, उन्हें भी रिस्क लेने में घबराहट होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर की वजह से रुकते नहीं हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, वो डर को महसूस करते हैं, फिर भी एक्शन लेते हैं। डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना ही एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। एक्शन लेना ही असली चाबी है। अब खुद की मानसिकता और समस्याओं को डील करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, समाज और दौलत के प्रति हमारा नजरिया। ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। किताब में एक सैन डिएगो का किस्सा है जो काफी आंखें खोलने वाला है। ऑथर एक दिन एक गरीब इलाके से अपनी महंगी गाड़ी में गुजर रहे थे। गाड़ी की छत खुली हुई थी। कन्वर्टेबल होगी। हाँ, तभी वहां खड़े कुछ लड़कों ने उनकी गाड़ी पर बियर के कैन फेंके, खरोचे लगा दी और गालियां दी। लेकिन जब ऑथर उसी इलाके में एक सस्ती सी किराए की फोर्ड कार लेकर गए तो किसी ने पलटकर देखा तक नहीं। देखिए, ये घटना एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। इन नोट्स में लेखक बिना किसी का पक्ष लिए ये बताते हैं कि बहुत से लोगों के मन में अमीरों के लिए एक छिपी हुई नफरत या चिढ़ होती है। उन्हें लगता है कि दौलतमंद लोग बुरे होते हैं। हाँ, और मनोविज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, इंसान जिस चीज से नफरत करता है वो खुद कभी वो चीज नहीं बन सकता। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल बात है ना? अगर अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा है कि अमीर होना बुरा है, तो वो इंसान खुद को अमीर होने से हमेशा रोकता रहेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो भी चीज जिंदगी में चाहिए उसे आशीर्वाद देना सीखो।
मतलब अगर सड़क पर कोई शानदार गाड़ी दिखे तो गाड़ी को और उसके मालिक को दुआ दो। जलन की भावना इंसान को उस चीज से बहुत दूर कर देती है। और ये नजरिया सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है, इंसानों पर भी लागू होता है। नोट्स में बाज और बत्तख का यानी ईगल्स वर्सेस डक्स का बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, वो बाज वाली बात। अमीर लोग हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं। वो बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ने वालों के साथ उड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो गरीब मानसिकता वाले लोग हैं वो हमेशा शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों के साथ यानी बत्तखों के झुंड में रहना पसंद करते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं और इसी सकारात्मकता से एक और जरूरी मुद्दा जुड़ता है, खुद का और अपनी वैल्यू का प्रचार करना, जिसे हम सेल्फ प्रमोशन कहते हैं। हाँ, इस पॉइंट पे मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मैं नोट्स का वो हिस्सा पढ़ रहा था जहां ऑथर ने अपने काम का प्रचार करने की तुलना कैंसर के इलाज से की है। हाँ, वो एनालॉजी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरुआत में मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अक्सर लोग अपनी तारीफ खुद करने को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने को अहंकार मानते हैं। तो ये कैंसर वाली एनालॉजी आखिर समझाना क्या चाहती है? वो एनालॉजी इसलिए दी गई है ताकि सेल्फ प्रमोशन को लेकर जो शर्मिंदगी है ना, उसे खत्म किया जा सके। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी इंसान के पास सच में कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा हुनर है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है, उनकी तकलीफ दूर कर सकता है, बिल्कुल, तो क्या उसे दुनिया से वो छुपा कर रखना चाहिए? क्या ये उम्मीद करनी चाहिए कि लोग खुद ब खुद उसका दिमाग पढ़ लेंगे और उसके पास आ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर किसी के पास कोई बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसका खुलकर प्रचार करना अहंकार नहीं है, बल्कि वो एक नैतिक जिम्मेदारी है। प्रचार न करना असल में डर और स्वार्थ की निशानी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो आपको बेझिझक दुनिया को बताना चाहिए, यानी डंके की चोट पर बताना चाहिए। और इसी के साथ आता है रिसीव करने या प्राप्त करने की शक्ति। नोट्स में जंगल में बारिश और तिरपाल की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। टारपोलिन वाली स्टोरी। हाँ, ऑथर बारिश के मौसम में जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने टेंट के ऊपर एक बड़ा सा तिरपाल बांधा था। रात भर जोरदार बारिश हुई। सुबह जब उन्होंने देखा तो तिरपाल के नीचे सब सूखा था, लेकिन तिरपाल के एक कोने से पानी बहकर जमीन के गड्ढे में इकट्ठा हो गया था और वहां पानी का एक छोटा सा तालाब बन गया था। ये कहानी प्रचुरता के सिद्धांत को यानी अबंडेंस को बड़ी ही खूबसूरती से समझाती है। कुदरत कभी भेदभाव नहीं करती। जब बारिश होती है तो पानी को कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। हाँ, वो तो बहेगा ही। अगर एक जगह सूखी है तो दूसरी जगह दोगुनी गीली हो जाएगी। दौलत का भी यही हिसाब है। इस दुनिया में खरबों डॉलर हर वक्त घूम रहे हैं। मतलब पैसा तो है मार्केट में, बहुत पैसा है। अगर कोई इंसान उस दौलत को रिसीव करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, उसे लगता है कि वो इस लायक नहीं है, तो वो दौलत बहकर उस इंसान के पास चली जाएगी जो उसे लेने के लिए अपनी बाहें फैला कर खड़ा है। वाह, जो रिसीव करने के लिए तैयार है, पैसा उसी की जेब में जाएगा। और इसी रिसीविंग माइंडसेट से एक और चीज जुड़ी है, ये भी और वो भी की सोच। बोथ माइंडसेट? हाँ, एक आम मानसिकता वाला इंसान हमेशा सोचता है कि जिंदगी में या तो पैसा मिल सकता है, या फिर खुशियां, या तो एक शानदार करियर बन सकता है, या फिर परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। वो हमेशा या तो ये या तो वो में फंसा रहता है। मैं बताती हूँ, ये या तो ये या वो की सोच सीधा कमी की दुनिया से आती है। इंसान को लगता है कि दुनिया में चीजें बहुत लिमिटेड है, मतलब एक रोटी है तो आधी ही मिलेगी। स्केर्सिटी माइंडसेट। बिल्कुल, लेकिन दौलतमंद लोग ऐसा नहीं सोचते। वे मानते हैं कि थोड़ी सी रचनात्मकता और स्मार्ट प्लानिंग से दोनों चीजें हासिल की जा सकती हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां चुनना पड़े, तो सबसे सही सवाल ये होना चाहिए, मैं ये दोनों कैसे हासिल कर सकता हूँ? ये सवाल सच में इंसान के सोचने का दायरा खोल देता है। अब मानसिकता और मनोविज्ञान पर बहुत बात हो गई, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। हाँ, कि असल जिंदगी में इसे कैसे लागू करें, कि पैसे को मैनेज और ग्रो कैसे किया जाए। क्योंकि नोट्स में साफ लिखा है कि दौलत का असली पैमाना इनकम नहीं है, बल्कि नेटवर्थ है। एकदम सही। नेटवर्थ यानी इंसान के पास कुल कितनी संपत्ति है, उसमें से उसकी उधारी हटाकर। अक्सर लोग सिर्फ ज्यादा सैलरी या ज्यादा इनकम के पीछे भागते हैं। हाँ, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो अपना पूरा फोकस नेटवर्थ बढ़ाने पर लगाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी रुकावट आती है। हम सब जानते हैं कि नेटवर्थ क्या है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, वकील या हाई इनकम वाले लोग अक्सर कंगाली के कगार पर क्यों रहते हैं? इसका जवाब है पार्किंसंस लॉ। हाँ, ये नियम कहता है कि इंसान की आमदनी जितनी बढ़ती है, उसके खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं।
अगर किसी का प्रमोशन हुआ और सैलरी डबल हो गई तो वो तुरंत ईएमआई पर एक बड़ी एसयूवी निकाल लेगा या घर बड़ा ले लेगा। बिल्कुल, इनकम तो बढ़ी लेकिन नेटवर्थ वहीं की वहीं रह गई। इसीलिए मनी मैनेजमेंट यानी पैसे को सही तरीके से संभालना सबसे अहम स्किल है। बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, जब लाखों रुपए आएंगे तब मैं उन्हें मैनेज करना सीखूंगा। हाँ, और ऑथर ने इस पर एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी दी है। कोई इंसान ये कहे कि जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा तब मैं एक्सरसाइज करना और डाइट फॉलो करना शुरू करूंगा। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। वजन कम करने के लिए ही तो डाइट शुरू करनी है। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही जब तक इंसान अपने पास मौजूद 10,000 रुपए को सही से मैनेज करना नहीं सीखेगा, यूनिवर्स उसे 10 लाख रुपए कभी नहीं देगा। बिल्कुल सही। पहले ये साबित करना होता है कि जो मिला है उसे संभाला जा सकता है। छोटे अमाउंट को मैनेज करने से दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान बड़ी दौलत संभालने के लिए तैयार है। और जब पैसा आ जाए तो उसे अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। पैसे से काम करवाना ये सबसे जरूरी चीज है। ऑथर अपने पिता का किस्सा बताते हैं, जो पेशे से एक बढ़ई थे यानी कारपेंटर थे। वो दिन भर लकड़ी काटने का भारी शारीरिक काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बचत से शहर के बाहर $60,000 में एक खाली जमीन खरीद ली। अच्छा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। हाँ, 10 साल बाद उस इलाके में विकास हुआ और एक बिल्डर ने वो जमीन $1 लाख से ज्यादा में खरीद ली। अगर हिसाब लगाएं तो उस जमीन ने हर साल औसतन $54,000 कमा कर दिए। अरे वाह, बिना मेहनत के। हाँ, जबकि उनके पिता खुद बढ़ई का काम करके साल का मुश्किल से $15-20,000 ही कमा पाते थे। देखिए, ये उदाहरण निवेश की ताकत को दिखाता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति $1 को सिर्फ $1 की तरह देखता है, जिससे वो तुरंत जाकर कोई चीज खरीद सके, खर्च करने के लिए। हाँ, लेकिन दौलतमंद लोग हर $1 को एक बीज की तरह देखते हैं। एक ऐसा बीज जिसे अगर सही जगह बोया जाए तो वो सैकड़ों डॉलर पैदा करेगा और फिर उन सैकड़ों डॉलर को बोकर हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। हर डॉलर एक बीज है जो भविष्य का पेड़ बन सकता है। अब यहाँ से हम नोट्स के सबसे दिलचस्प और आंखें खोलने वाले हिस्से पर आते हैं, जो कि है पैसा कमाने का तरीका। बिल्कुल। आम इंसान हमेशा अपने समय के आधार पर पैसा कमाता है, यानी जितने घंटे काम उतने पैसे, जबकि दौलतमंद लोग अपने काम के परिणाम यानी रिजल्ट्स के आधार पर पैसा कमाना चुनते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। तो नोट्स में एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण है पेन के बिजनेस और एक मसाज थेरेपिस्ट का। मान लीजिए किसी इंसान का पेन बेचने का बिजनेस है। एक दिन उसे अचानक 50,000 पेन का बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। वो क्या करेगा? वो बस अपने मैन्युफैक्चरर को फोन घुमाएगा। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिलीवरी करवाएगा और अपना मोटा मुनाफा गिन लेगा। इसमें उसका खुद का समय ज्यादा नहीं लगा क्योंकि उसने एक सिस्टम बना रखा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत ही शानदार मसाज थेरेपिस्ट है। एग्जैक्टली। अगर वो शहर का सबसे बेहतरीन मसाज थेरेपिस्ट है और अचानक उसकी दुकान के बाहर 500 लोगों की लाइन लग जाए तो वो क्या करेगा? वो सबको तो अटेंड नहीं कर पाएगा। वो चाहे दुनिया का सबसे होनहार इंसान क्यों ना हो, उसके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। वो एक दिन में शायद 5 या 10 लोगों को ही अटेंड कर पाएगा। लाइन में लगे आखिरी इंसान को तो उसे यही बोलना पड़ेगा कि भाई साहब, आपका नंबर आज से 40 साल बाद मंगलवार को दोपहर 3 बजे आएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ उसका समय ही उसका प्रोडक्ट है। बिल्कुल। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। देखिए, समय सीमित है, इसलिए अगर कोई इंसान अपने समय के हिसाब से पैसे कमाता है तो वो अपनी दौलत की सीमा खुद तय कर रहा है। एक लिमिट लगा रहा है अपनी कमाई पर। बिल्कुल। दौलत बनाने का सीधा सा नियम है, अपनी कमाई की क्षमता पर कभी कोई लिमिट या सीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई घंटे के हिसाब से या बंधी हुई तनख्वाह पर काम कर रहा है तो वो कभी सच्ची आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने समय को स्केल नहीं कर सकता। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अमीर बनना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सोच समझकर तैयार किया गया ब्लूप्रिंट है। ये जिम्मेदारी लेने की हिम्मत, समस्याओं का डटकर सामना करने का नजरिया और पैसे को समय से अलग करके रिजल्ट्स के साथ जोड़ने का एक पूरा सिस्टम है। और ये भी याद रखना होगा कि इस सारी जानकारी का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि एक्शन ना लिया जाए। जानकारी सिर्फ एक टूल है, उस टूल को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बिल्कुल, एक्शन ही सब कुछ है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा से, खासकर ये जो समय बनाम परिणाम वाली बात थी, इससे मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हो रहा है जो मैं आज की चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। वो क्या? आज हमने ये तो सीख लिया कि अपने समय के बदले पैसे कमाना एक जाल है
और दौलतमंद बनने के लिए हमें रिजल्ट्स के आधार पर कमाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स को स्केल किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें कुछ ही सेकंड्स में बड़े बड़े रिजल्ट्स पैदा कर रही हैं। जिस काम के परिणाम लाने में इंसानों को महीनों लगते थे, आज वो एक क्लिक में हो रहा है। ये तो है, एआई ने सब बदल दिया है। तो आने वाले समय में उन लोगों के लिए वैल्यू और दौलत का मतलब कैसे बदलेगा, जो आज भी अपनी शारीरिक मेहनत और अपने समय को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानकर बैठे हैं? जब रिजल्ट्स एआई देने लगेगा तो इंसान की असली दौलत क्या होगी? ओफो, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है। तकनीक की दुनिया में रिजल्ट्स की परिभाषा हर दिन बदल रही है। सोचने वाली बात है ना? खैर, दौलत का ये पूरा विज्ञान उसी ब्लूप्रिंट की तरह है जो हमारे दिमाग के अंदर छपा है। बाहर से भले ही किसी इंसान की आर्थिक स्थिति कैसी भी दिख रही हो, लेकिन असली खेल उसके अंदर चल रहा है। इनर गेम। हाँ, अगर अंदर का नक्शा साफ है तो बाहर दौलत की इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। इस विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा में जो बातें सामने आई हैं वो यकीनन सोचने पर मजबूर करती हैं। तो सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने अंदर के ब्लूप्रिंट को बेहतर बनाते रहिए।